Bismillahirrahmanirrahim. Now class we are going towards our next lab, that is single dimensional array. तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो है हमारे लैब का, हम पहले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं. टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप प्रोग्राम यूजिंग एरेज, हमें प्रोग्राम बनाना है एरेज को यूज करते हुए. टू क्रिएट प्रोग्राम दैट पास एरेज टू द फंक्शन, और हमें ऐसे प्रोग्राम भी बनाने हैं जो कि फंक्शन को एरेज पास करें. सो हमारी लैब के दो ऑब्जेक्टिव होगा. सबसे पहले हमने एरेज को पढ़ना होगा कि व्हाट आर एरेज, और फिर उसके बाद हमने प्रोग्राम्स डेवलप करना है यूजिंग एरेज. सेकंड पार्ट में हमने करना ये है, सेकंड जो ऑब्जेक्टिव हमारी लैब का वो ये है कि हमने फंक्शंस को यूज करते हुए फंक्शन में एरेज को पास करवाना है और फिर चेक करना है हमारा जो आउटपुट है वो क्या होता है. तो सबसे पहले हम एरेज की बात कर लेते हैं. एरे की बात करते हैं कि एरे होता क्या है. एंड array is a collection of data storage location, each of which holds the same type of data. तो बेसिकली अगर मैं प्रोग्रामिंग C++ प्रोग्रामिंग की बात करूं, C++ प्रोग्रामिंग में मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को स्टोर करना होता है. डाटा को स्टोर करने के लिए मुझे कोई स्पेस चाहिए होती है, कोई एक मेमोरी चाहिए होती है. तो वो मेमोरी जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं अभी अपने प्रोग्राम के अंदर, मतलब मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ और मेरे पास इंटीजर डाटा या फ्लोटिंग डाटा या कैरेक्टर टाइप का डाटा आ रहा है, डिफरेंट टाइप्स के डाटा मेरे पास आ रहा है. तो मैंने उन टाइप्स के डाटा को स्टोर करवाना है किसी मेमोरी लोकेशन पे. फॉर एग्जांपल हमें पता है कि प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन करवाते हैं. सो वो इनिशियलाइजेशन करवाने के लिए हम डिफरेंट वेरिएबल्स यूज कर रहे होते हैं. अब लेट सपोज मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मेरे पास 1000 वेरिएबल्स आ रहे हैं, 100 वेरिएबल्स आ रहे हैं या 50 वेरिएबल्स आ रहे हैं, वाइस वर्सा. तो क्या मैं 1000 वेरिएबल्स 50 वेरिएबल्स इंक्लूड करूंगा अपने प्रोग्राम में? तो ये करना एक एक हेक्टिक प्रोग्रामिंग हो जाएगी, इससे हमारी स्पेस भी बढ़ेगी. सो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एरेज यूज करते हैं. एरे करती क्या है? एरे करती है कि सेम टाइप ऑफ डाटा को, यानी वो डाटा जिसकी टाइप क्या हो, वो डाटा जिसकी टाइप सेम हो, उसका मैं एक एरे बना दूं और फिर मैं उसमें वो डाटा को स्टोर करवा दूं. सो मेरे पास सिर्फ एक एरे यूज होगा सेम टाइप ऑफ डाटा के लिए. इसी तरह से अगर मुझे दूसरी टाइप के लिए डाटा चाहिए होगा तो फिर मैं दूसरी टाइप की एरे को बना सकता हूँ. Programs often need a way to work with large amount of data without declaring thousands of scalar variables. तो बजाय इसके कि मैं thousands of scalar variables अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करूँ, प्रोग्राम में अक्सर ऐसा होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को डिक्लेयर करूँ और प्रोग्राम की क्या कहते हैं लेंथ को बढ़ाऊँ. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एरेज यूज़ कर सकते हैं. इन दिस लैब a very important data structure is introduced, the array. With each new data structure comes the complementary algorithms to manipulate the data it stores. This combination of data structures and algorithms provide the powerful tools needed to solve different computational problems. An array is a group of elements that can identify as similar types, that is array of integer types, array of floating types, array of character types and so on. अगर मैं array की types की बात करूं तो array में मेरे पास different types of data आ सकता है. एक array में एक ही type का data आएगा. फर्ज कर लें अगर मैं integer type का data यूज कर रहा हूँ, फिलहाल अभी मैं single dimensional की बात कर रहा हूँ. single dimensional में अगर मुझे सिर्फ integer type चाहिए तो मैं integer type का data ही उस एक array में include करवा सकता हूँ. ठीक है. एंड एरे कैन बी कैटेगराइज. इसी तरह से एरे की जो कैटेगराइजेशन है वो दो पार्ट्स में की जा सकती है, सिंगल डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे. तो हमारी लैब का ऑब्जेक्टिव आज के जो है वो सिंगल डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लैब में पढ़ेंगे. सिंटैक्स हमारे पास, सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग एन एरे. एरे को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स किस तरह से आता है? सबसे पहले जो कीवर्ड लिखा होगा वो एरे की टाइप लिखी हुई होगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एरे बनी हुई है, इंटीजर बिल ब्रैकेट 5 ब्रैकेट क्लोज, लार्ज ब्रैकेट्स में 5 लिखा हुआ है. सो इंटीजर इज बेसिकली टाइप, डेटा टाइप बता रहा है कि हमारे पास हमारे एरे की डेटा टाइप क्या है. अच्छा, डेटा टाइप में हमारे पास इंटीजर आ सकता है, कैरेक्टर्स आ सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स आ सकते हैं एंड सो ऑन. सेकंड वन इज द नेम ऑफ द एरे. नेम अगेन यूजर डिफाइंड होता है क्योंकि एरे भी यूजर बनाता है तो नाम भी यूजर देगा. यहाँ पर एक एरे लिया है बिल के नाम से, तो यहाँ पर बिल के नाम से एक एरे जनरेट किया हुआ है. सेकेंडली अब ब्रैकेट्स के अंदर, लार्ज ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं. अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वो मेमोरी लोकेशंस होती हैं जिसमें डाटा जाके स्टोर होता है. अगेन एलिमेंट्स आर द मेमोरी लोकेशन जिसमें डाटा जाके हमारा स्टोर होता है. अगर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर नीचे आप देखें तो यहाँ पर बिल के नाम का एक एरे जनरेट किया गया है. इस बिल के नाम के एरे में हमारे पास जो
मेमोरी लोकेशंस आ गए। यहाँ पर एलिमेंट्स कितने लिखे गए थे? 5 लिखे गए थे। तो बाय डिफॉल्ट ये जो स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से इसकी इनिशियलाइजेशन होती है एरे की, नंबरिंग जो उसकी स्टार्ट होती है, यानी इंडेक्स नंबर जो स्टार्ट होता है एरे की लोकेशन, मेमोरी लोकेशन स्टार्ट होती है वो 0 से होती है। सो अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो 0 to 4 मेमोरी लोकेशंस ये एलोकेट कर देगा, और सेम वर्ड इस तरह से हमारे पास ये मेमोरी लोकेशंस की एलोकेशन चलती जाएगी। एन एरे इज डिक्लेयर्ड विद नेम बिल। ठीक है, यहाँ पर ऊपर जो बताया गया एग्जाम्पल में एक एरे जनरेट किया गया है जिसका नाम बिल है, जो कि 5 एलिमेंट्स को स्टोर करता है, 5 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, जिनकी डेटा टाइप क्या बताए, जिनकी डेटा टाइप इंटीजर बताई। सेम ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर एरे का वो कुछ इस तरह से है। दिस डिक्लेरेशन इज सेम एज एनी वेरिएबल डिक्लेरेशन विद द डिफरेंस ऑफ ब्रैकेट्स। दिस इज सेम एज, अच्छा ये बिल्कुल सेम है, किस तरह से? अगर मैं कि 5 आपसे कहूँ कि 5 वेरिएबल्स लेने हैं आपने, एरे को यूज करने से पहले अगर मैं आपसे कहता कि 5 वेरिएबल्स लेने, तो आप कुछ इस तरह से लेते कि इंटीजर बिल 1, बिल 2, बिल 3, बिल 4, बिल 5। यहाँ पर सेम नाम है बिल, आप क्या कर देते? ए बी सी डी ई करके 5 वेरिएबल्स ले लेते हैं। तो वो ए बी सी डी 5 वेरिएबल्स ले लें, या सिंपल एक एरे जनरेट करवा दें, दैट इज सिमिलर। तो इसी तरह से आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स 100 भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1000 भी ले सकते हैं फॉर अ सिंगल डायमेंशनल एरे के लिए। It means that 5 variables are needed to store 5 values if we use regular declaration method that we have studied till today. तो उसका मतलब क्या हो गया कि मुझे अगर 5 वैल्यूज को स्टोर करना था, 5 वेरिएबल्स लेने थे, तो हम 5 वैल्यूज को ले स्टोर करने के लिए 5 वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एरे को यूज करते हुए सिर्फ हम बिल 5 करेंगे, ये एरे यूज करेंगे, और 5 वैल्यूज बाय डिफॉल्ट मेरे पास इसमें मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो जाएंगे। सो बेसिकली 5 है क्या? 5 मेमोरी लोकेशंस को एलोकेट करता है। तो एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटिंग द मेमोरी लोकेशंस के कितने मेमोरी लोकेशन आपने बनाना है, आइदर इट इज 5, 4, 3, 2, 1। तो इसमें इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं, बस एलिमेंट्स उतने नंबर ऑफ वैल्यूज, उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स उसमें आ सकते हैं। जैसे हम रेफरेंस वेरिएबल्स का यूज कर रहे थे, तो ये एलिमेंट उसका रिप्रेजेंटेटिव है, एलिमेंट उसका क्या कह सकते हैं, एक रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं। A single variable is capable of storing 5 values, each one with different identifier. An array to contain 5 integer values of type integer called bill could be represented like this. ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अगेन मैं रिप्रेजेंटेशन को रिपीट करते हुए चलूं। हमने एक एरे जनरेट किया, इंटीजर बिल स्क्वायर ब्रैकेट 5। 5 is representing the memory locations। 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि 5 बॉक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 5 है तो उसका मतलब 5 बॉक्सेस मेरे पास आ गए। कहाँ से स्टार्ट हुआ? 0 से स्टार्ट हुआ। इनिशियलाइजेशन कहाँ से होती है? एरे की 0 से होती है, हमेशा याद रखिएगा। एरे की इनिशियलाइजेशन यानी एरे की जो वैल्यूज नंबरिंग स्टार्ट होती है, मेमोरी लोकेशन की नंबरिंग स्टार्ट होती है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 पे। तो 0th मेमोरी लोकेशन पे डाटा आ सकता है मेरे पास, ठीक है। 1 पे डाटा आ सकता है, 2 पे आ सकता है, 3, और ये स्टेप बाय स्टेप फिल करते जाएगा। तो पहले जो भी डाटा आएगा वो 0 पे फिल करेगा, फिर सेकंड डाटा जो भी आएगा 1 पे फिल करेगा। तो सीक्वेंस फॉलो करता है, ऑर्डर फॉलो करता है, ये ख्याल रखना है आपने। तो पहला डाटा हमेशा 0 लोकेशन पे जाएगा, दूसरा डाटा पहली लोकेशन पे जाएगा, फर्स्ट लोकेशन पे जाएगा, तीसरा डाटा जो है सेकंड लोकेशन पे जाएगा, एंड सो ऑन। where each blank panel represents an element of the array। जो blank panel है, जो ब्लैंक प्लान है, जो जगह खाली है, मेमोरी लोकेशन है, इसमें हमारे पास कोई भी वैल्यू आ सकती है, कोई भी वैल्यू, आइदर इट इज यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड। या तो वो यूजर दे सकता है वैल्यू, या वो वैल्यू आप पहले से उसको इनिशियलाइज करा सकते हैं। तो जो भी वैल्यू आप इसमें इस जगह पे इनिशियलाइज कराएंगे वो यहाँ पर आके एलोकेट हो जाएगी, यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी। That in this case are integer values of type integer। अच्छा, इस केस में स्पेसिफिकली जो डाटा आएगा वो इंटीजर टाइप का आएगा। These elements are numbered from 0 to 4 since and the arrays the first index is always 0। वही वाली बात है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एरे के जो मेमोरी लोकेशन स्टार्ट होती है, इंडेक्स नंबर जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? 0 से होता है, इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स लेंथ। Like any regular variable, an array must be declared before it is used। ठीक है, एरे को हमेशा आपने पहले डिक्लेयर करना होता है किसी भी वेरिएबल की तरह। जैसे याद है मेन प्रोग्राम हमारे पास जब भी स्टार्ट होता था तो मुझे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होता था। तो बिल्कुल ये डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स की तरह ही है,
एरे डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स ही है, आप कह सकते हैं इसको। तो इसको भी हमेशा आपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में यानी इंटीजर मेन फंक्शन के बाद, जैसे यहाँ पर हमारे पास है वॉइड मेन फंक्शन, इसमें हमने क्या किया, इनिशियलाइजेशन करवाई है वेरिएबल्स की। यहाँ पर एक एरे लिया वैल्यू 10 के नाम से, यहाँ पर इसकी इनिशियलाइजेशन करवा दिया। तो हमेशा एरे को कहाँ, एरे की जो इनिशियलाइजेशन करवाते हैं, एरे की जो डिफाइन करते हैं, डिफाइन इसकी बाद में हो सकती है, लेकिन एरे की जो इनिशियलाइजेशन है वो हमेशा कहाँ कराएंगे, स्टार्टिंग में कराएंगे। Now let's move towards our practice program. Okay. Now class, let's move towards our practice program. हम एक प्रोग्राम लेते हैं, जो हमने प्रोग्राम लिया जिसमें क्या है, sum of 10 elements initialized by the user to an array. हमने एक एरे बनाना है और उस एरे में 10 एलिमेंट्स की एंट्री करवानी है और उन 10 एलिमेंट्स की एडिशन करके हमें आउटपुट दिखाना है। तो प्रोग्राम चलेगा किस तरह से, हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद मेन फंक्शन पे आ जाएंगे। मेन फंक्शन में आने के बाद सबसे पहले इनिशियलाइजेशन है वेरिएबल्स की। तो अगेन इनिशियलाइजेशन में बात बताई थी कि आपने जितने भी वेरिएबल्स लेने हैं इंक्लूडिंग एरे, उसकी इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही की जाती है। तो एक वेरिएबल लिया सम, जिसकी वैल्यू जिसको इनिशियलाइज करा दिया 0 से। दूसरा हमने एक एरे लिया, एरे का नाम हमने क्या रखा, वैल्यू। एरे का नाम हमने क्या रखा, वैल्यू रखा। और उसमें जो एलिमेंट्स बताए, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताए, वो कितने बताए, 10। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक एरे है वैल्यू के नाम से, जिसमें कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं। एक एरे है वैल्यू, एक एरे है जिसका नाम है वैल्यू, जिसमें कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं। एक और वेरिएबल ले लिया हमने आई के नाम से। प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ तो सी आउट यानी आउटपुट में मुझे क्या प्रिंट करके दिखाएगा, इंटर 10 नंबर्स। ये इसका आउटपुट है, इंटर 10 नंबर्स की बात कर रहा है कि कोई भी 10 नंबर आप इंटर करें। उसके बाद आ गया फॉर लूप चलेगा। आई की इनिशियलाइजेशन कराइए, वो कैसे कराइए, 0 से कराइए। आई की इनिशियलाइजेशन 0 से कराइए, पहली दफा आई का लूप चलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम पहली दफा आई का लूप चला, आई का लूप चलने के बाद इसने क्या किया, इसने प्रिंट कराया सी आउट आई कॉलन सी इन वैल्यू आई। अच्छा, अब ये प्रोग्राम चल किस तरह से रहा है, इसको देखने के लिए यहाँ पे आ जाए। मैंने ये बात बोली थी कि जो एरे है उसका नाम वैल्यू है और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 10 है। अच्छा, सी एन में अगर आप देखें, सी एन वैल्यू आई है, सी एन वैल्यू आई, तो इसका मतलब आई की जो अगर लूप के अंदर देखा जाए तो आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक एरे लिया वैल्यू के नाम से और उसमें 10 एलिमेंट्स के नाम रख दिए, यानी I1, I2, I3, I4 अप टू I10। I1 नहीं होगा बल्कि यहाँ पर I0 से होगा, ठीक है। I0, I1, I2 एंड सो ऑन। तो ये आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये 0 से इनिशियलाइजेशन इसकी होती है। तो बहरहाल, अच्छा अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। लूप हमारा स्टार्ट होता है, जैसे ही लूप स्टार्ट होगा आई की जो वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू, आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। तो आई की इनिशियल वैल्यू हमारे पास 0 हो गई है। उसने फिर चेक किया कि आई इज लेस देन इक्वल्स टू 9 है, और आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 9, तो हाँ जी, ये कंडीशन यानी टेस्ट एक्सप्रेशन फॉर लूप की ट्रू हो गई है। तो इसका मतलब फॉर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है उसने चलना ही चलना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में आई प्लस प्लस, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, आई प्लस प्लस। तो आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। 0 में एक और ऐड कर दिया, तो पहले इसने एलोकेट किया, पहले वैल्यू ऐड करी, फिर उसके बाद फर्स्ट इट विल ऐड, देन इट विल असाइन द वैल्यू टू द आई। तो इसने पहले ऐड किया 0 + 1, फिर आई की वैल्यू उसको असाइन कर दी। तो आई की वैल्यू अब 0 नहीं रही, आई की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गई है, 1 हो गई। तो इसका मतलब फॉर का लूप एक दफ़ा चल चुका है। और अब इसको अंदर की जो फॉर के लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं, यानी जो मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट्स हैं फॉर के लूप की, उसको रन कराना है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या लाइन है, स्टेटमेंट है। सबसे पहले स्टेटमेंट सी आउट नंबर आई, तो सी आउट नंबर आई कॉलन, सी आउट नंबर आई कॉलन। तो नंबर आगे एज इट इज। अब आई की वैल्यू क्या है, आई की इनिशियल वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 हमारे पास इनिशियल वैल्यू है। तो आई यहाँ पर इसके पास था, तो इसने यहाँ पर आई की इनिशियल वैल्यू 0 करके लिख दिया, फिर कॉलन एज इट इज प्रिंट हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, सी एन वैल्यू आई, सी एन वैल्यू आई। अब सी एन में जो भी वैल्यू आएगी, मतलब अब ये यूजर ने डाटा देना है,
तो यूजर ने फर्स्ट कर लें 2 प्रिंट किया, यूजर ने 2 एंटर किया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया है। ठीक है क्लास, समझ में आ गई होगी आपकी बात। ये जो चल रहा है पहला स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट किस तरह से चली, पहली स्टेटमेंट में हमारे पास सी आउट नंबर आई, सी आउट नंबर आई कॉलन, नंबर प्रिंट होगा, फिर आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, आई की इनिशियल वैल्यू 0 है, 0 प्रिंट होगा, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, फिर उसके बाद क्या है, कॉलन है, कॉलन प्रिंट होना है, तो यहाँ कॉलन प्रिंट हो गया। उसके बाद सी इन वैल्यू आई, अब आई कौन सी लोकेशन है, यानी कौन सी वैल्यू, कौन सी आई की पहली वैल्यू है, 0th वैल्यू है आई की, तो हो गया क्लास, आई की कौन सी वैल्यू है, 0th वैल्यू है, तो आई की 0th वैल्यू पे मतलब पहली वैल्यू पे क्या नंबर उसने एंटर किया, 2 एंटर कर दिया यूजर ने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आई की जो पहली वैल्यू पे क्या एंटर कर दिया उसने, 0 एंटर कर दिया, तो मेरे पास कुछ आउटपुट कुछ इस तरह से आ गया कि नंबर जीरो इसने बाय डिफॉल्ट लिया कि आई की जो इनिशियल वैल्यू थी वो क्या थी, 0 भी थी, आई की इनिशियल वैल्यू 0 थी, जिसमें नंबर 0 कॉलन 2, अब क्या किया इसने, 0th लोकेशन पे क्या स्टोर करा दिया, 2 स्टोर करा दिया। इसका मतलब अब यहाँ पे जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 2 आ जाएगा। अगर मैं इसको साथ साथ लिखते भी जाऊं, तो अब इस लोकेशन पे, पहली लोकेशन पे हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया है। अब i1 की जगह यानी i0 की जगह पे हमारे पास क्या नंबर आ गया, 2 आ गया है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में आ जाए, नेक्स्ट स्टेप में अगेन मेरे पास क्या, अच्छा नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या होगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस वैल्यू आई, सम इक्वल्स टू सम प्लस वैल्यू आई। अच्छा, अब सम की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो सम की इनिशियल वैल्यू हमने लिख दी 0, फिर प्लस का साइन आया, फिर वैल्यू आई जो भी हमारे पास एरे की पहली लोकेशन पे यानी 0th लोकेशन पे जो भी एरे की वैल्यू थी, 0th लोकेशन पे एरे की क्या वैल्यू है, 0th लोकेशन पे एरे की वैल्यू हमारे पास 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, आई गेटिंग, हमारे पास 2 है मौजूद, तो 0th लोकेशन पे क्या आ गया, 2 आ गया, तो 0 प्लस 2 किया है, तो आउटपुट में सम की वैल्यू अपडेट हो गई है, सम की वैल्यू 0 से क्या हो गई है, 2 हो गई है, सम की वैल्यू अगेन 0 से क्या हो गई है, 2 हो गई है। लूप एक दफ़ा मेरे पास चल गया, लूप की स्टेटमेंट चल गई अब हमारे पास, अब अगेन ये लूप को चलाना है इसने, आई की वैल्यू अपडेट हो चुकी है और सम की वैल्यू अपडेट हो चुकी है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में लूप एक और दफ़ा चलेगा, लूप को चलते रहना है जब तक कि वैल्यू ग्रेटर देन 9 ना हो जाए। तो अभी लूप की, अभी जो आई की वैल्यू है वो क्या हो गई है, 1 हो गई है, आई की वैल्यू भी इनिशियली जो स्टेप में इंक्रीज हुआ, आई की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। तो एक और दफ़ा लूप चला, आई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 9 है, हाँ जी है, टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है। अगेन आई प्लस प्लस का मतलब क्या है कि एक और वैल्यू उसको एडअप करनी है, तो फर्स्ट इट विल ऐड, देन इट विल असाइन द वैल्यू टू द आई वेरिएबल। आई की जो पहली वैल्यू थी वो 1 थी और 1 में एडअप कर दिया मजीद, जब 1 एडअप कर दिया तो अब आई की वैल्यू अब क्या हो गई, आई की वैल्यू अपडेट होकर अब 2 हो गई है। अगेन इसने लूप के, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है तो लूप के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है। अब लूप की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए वो क्या करेगा, सी आउट नंबर आई कॉलन, सी आउट नंबर आई कॉलन, तो नंबर प्रिंट होगा एज इट इज, यहाँ नंबर प्रिंट हो गया, यहाँ नंबर प्रिंट हो गया। ठीक है, आई की वैल्यू अपडेट होके 0 से आई की वैल्यू अपडेट होके 0 से किस पे आ गई है, 1 पे आ गई है, तो इसका मतलब अब आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास आउटपुट चल रहा है, इसका क्या चल रहा है, आउटपुट चल रहा है इस तरह से, आई की वैल्यू अपडेट होके 1 से 0 से 1 हो गई है, फिर कॉलन आ गया एज इट इज। अब क्या है, अब है सी इन वैल्यू आई, सी इन वैल्यू आई। अब ये वो वैल्यू जो यूजर ने एंटर करनी है, अब ये वैल्यू आई की कौन सी लोकेशन पे, एरे की कौन सी लोकेशन पे आएगी, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो चुकी है, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो चुकी है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट लोकेशन पे हमारे पास आके स्टोर हो जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पर आके वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो अब यूजर ने प्रेस किया 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो बिल्कुल सेम हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो आई की पहली लोकेशन की वैल्यू क्या थी, 2 थी, आई की दूसरी लोकेशन की वैल्यू क्या हो गई है, 4 हो गई है, और 4 और 2 किसने दिया है, यूजर ने दिया है।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में किया सम प्लस वैल्यू आई, सम एज इट इज प्रिंट हो गया। सम की वैल्यू क्या हो चुकी थी, सम की वैल्यू 0 से एड अप होके 2 हो चुकी थी, तो यहाँ पर 2 आ गया था। और प्लस वैल्यू आई, अब आई की वैल्यू क्या हो गई थी, अब जो अगली वैल्यू थी आई की वो क्या थी, 4 थी, तो अगली वैल्यू आ गई आई की 4। तो इसका मतलब अब क्या हो गया, अब जो सम की वैल्यू होगी अपडेट होके 2 से 6 हो चुकी है। सम की वैल्यू एड अप होके 2 से 6 हो चुकी है। इसी तरह से ये लूप अगेन चलेगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो चुकी थी लास्ट टाइम। जब कंडीशन ट्रू है तो उसका मतलब इस लूप को अगेन चल रहा है। अगेन जब ये लूप चला, अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई है, अब यहाँ पे आई की वैल्यू अपडेट हो गई 2 से, अब अपडेट हो गई थी लास्ट टाइम आई की वैल्यू अपडेट हो गई थी 2, तो 2 से 2 अपडेट होके यहाँ पर सम की वैल्यू क्या हो गई है, आई हो गई है। अगेन 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 9, हाँ जी है, कंडीशन ट्रू है। आई प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या है कि 2 में +1 ऐड कर दो तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब क्या करना है इसमें, अब इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट यानी फॉर लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना है। तो नंबर आई कॉलन, नंबर आ गया, आई की वैल्यू क्या है मेरे पास, आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, और यहाँ पर क्या आ गया, कॉलन आ गया। अब क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पर सी एन वैल्यू आई, सी एन वैल्यू आई। अब यहाँ पर यूजर ने वैल्यू एंटर करनी है, और किस लोकेशन पे जाएगी, ये लोकेशन हमारे पास होगी थर्ड लोकेशन, क्योंकि आई की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, आई की जो लोकेशन हो चुकी है वो सेकंड हो चुकी है, 0 1 2 करके देखा जाए तो इस रिस्पेक्ट से। तो इसका मतलब आई की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, थर्ड हो गई है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, आई की वैल्यू यहाँ पे अभी 3 हो चुकी है। तो इसका मतलब थर्ड आई की वैल्यू 3 हो चुकी है। यूजर ने क्या प्रेस किया था, यूजर ने 3 प्रेस किया है, तो यहाँ पर जो यूजर का डाटा है वो क्या आ रहा है, हमारे पास 3 आ रहा है। तो इसका मतलब एरे की थर्ड लोकेशन पे, एरे की थर्ड लोकेशन पे जो नंबर यूजर ने एंटर किया वो क्या एंटर किया है, वो 3 एंटर किया है। इसी तरह से अगर हम आगे चलें, सम नेक्स्ट वैल्यू पे आ जाएं, तो सम इक्वल्स टू सम प्लस वैल्यू आई। आई की जो लोकेशन थी वो कौन सी थी हमारे पास, आई की लोकेशन अब हमारे पास थर्ड लोकेशन थी, और थर्ड लोकेशन पे क्या स्टोर था, 3 स्टोर था। तो दैट मीन्स पहले हमारे पास क्या स्टोर था, 6 आ गया था, आई की वैल्यू अपडेट हो गई थी 6, और 6 प्लस 3 करा तो हमारे पास जो सम हो गया वो कितना हो गया है, 6 प्लस 3 करने के बाद जो हमारे पास सम हो गया वो 9 हो गया है। सम की वैल्यू इसी तरह से अपडेट हो गई है। अगेन लूप चलेगा, लूप चलने के बाद अगेन आई की वैल्यू अपडेट हो गई थी, 2 से 3 हो गई थी, तो आई की वैल्यू 3 आ गई है, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 9, कंडीशन ट्रू है। 3 plus 1, first it will increment, then it will assign, therefore the value of I becomes 4 number। अब नंबर और वैल्यू ऑफ आई हमारे पास क्या है, आई की वैल्यू मेरे पास थर्ड है, थर्ड आ गई, और सी एन वैल्यू आई। तो अब यूजर ने थर्ड लोकेशन पे क्या स्टोर कराना है, 5 स्टोर कराना है। यूजर ने जो डाटा दिया वो क्या दिया है, 5 दिया है, यूजर ने 5 एंटर किया तो 5 आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब अब चौथी लोकेशन पे जो हमारे पास थर्ड फोर्थ लोकेशन है उस पर डाटा क्या है हमारे पास, 5 आ गया। थर्ड फोर्थ लोकेशन पे जो वैल्यू आज स्टोर हो रही है वो क्या स्टोर हो रही है, 5 स्टोर हो रही है। तो इसी तरह से ये सम अप होता हो जाएगा। अगली नेक्स्ट लाइन में जाएगा, सम इक्वल टू सम प्लस वैल्यू आई। सम की वैल्यू क्या थी हमारे पास, लास्ट टाइम सम की वैल्यू अपडेट होकर 9 हो चुकी थी, और 9 प्लस 5 किया तो हमारे पास जो डाटा हो गया वो कितना हो गया, 14 हो गया। बिल्कुल इसी तरह से ये लोग चलता रहा, और एट द एंड जो वैल्यू सम अप करते हुए गया वो मेरे पास क्या हो गया, 32, सम अप करते हुए 32 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आई की वैल्यू हमारे पास जो हुई वो 10 हो गई है, 10 हो जाएगी तो कंडीशन ट्रू नहीं होगी ये वाली नेक्स्ट स्टेप में, तो ये लूप हमारे पास नहीं चलेगा और लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आने के बाद यहाँ पर स्टेटमेंट लिखिए सी आउट बैकस्लैश एंड सम इक्वल्स टू सम एंड एल। तो सम की जो वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। सम की जो लास्ट वैल्यू थी वो क्या थी, 32 थी, तो यहाँ पर जो लास्ट स्टेटमेंट होगी सम इक्वल्स टू 32, उसमें यहाँ पर 32 प्रिंट हो जाएगा, तो सम इक्वल्स टू 32 हो जाएगा। ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रोग्राम था, प्रैक्टिस प्रॉब्लम थी। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द फ्लो चार्ट। का फ्लो चार्ट भी कुछ इसी तरह से कहता है कि स्टार्ट किया इंटीजर वैल्यू 10, इंटीजर सम इक्वल्स टू 0, इंटीजर आई इनिशियलाइजेशन बताया हमने, फिर उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन आ गई, टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो वो आगे चलता चला रहा है लूप में। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू नहीं हो रही है तो उसने सम को प्रिंट करके दिखा दिया है। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो रही है तो इनपुट ले रहा है, वैल्यू आई में स्टोर करा रहा है, सम अप करवा रहा है, और फिर आई प्लस प्लस करवा के अगेन ये लूप चलता जा रहा है। कब तक चलता जा रहा है, जब तक कि वैल्यू 9 से बड़ी नहीं हो जाती। जैसी वैल्यू 9 से बड़ी हो जाती है ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है,
ये जब जैसी कंडीशन फॉल्स होती है ये क्या करता है, सम की वैल्यू को प्रिंट करवा देता है। Now we are using passing arrays to the function. अब arrays to the function में क्या करता है हमारे पास, अब हमने ये देखना है। Arrays to the function की अगर हम बात करें, if in C++ it is not possible to pass a complete block of memory by values as a parameter to a function. In C++, it is not possible to pass a complete block of memory by value as a parameter to a function, but we are allowed to pass its address. तो C++ में हम कॉल बाय वैल्यू को यूज करते हुए पूरी मेमोरी को यूज नहीं, पूरी मेमोरी को कॉल नहीं करवा सकते। तो हम क्या करते हैं, मेमोरी का एड्रेस जहां पर मेरे पास वो डाटा पड़ा होता है वो एड्रेस पास करवाते हैं। अगेन हम C++ में पूरी की पूरी मेमोरी को कॉल बाय वैल्यू के तौर पर इस्तेमाल, कॉल बाय वैल्यू के तौर पर नहीं भेज सकते एज अ पैरामीटर। मतलब अगर मैं कॉल बाय वैल्यू यूज कर रहा हूँ लेट्स सपोज, और कॉल बाय वैल्यू में मेरे पास मैं पैरामीटर के फंक्शंस में पूरे वैल्यूज नहीं भेज सकता कि मैंने नंबर ऑफ वैल्यूज बहुत ज़्यादा करके भेज दिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम जहाँ पर एरे मेरा स्टोर है उस एरे का एड्रेस सेंड कर सकते हैं। In order to accept arrays as parameter, or in order to pass an array to a function as parameters, the only thing we have to do when declaring the function is to specify in its parameter the data type of array. तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अगर एरे को एज अ फंक्शन, एरे को एज एन आर्गुमेंट पास करवाना है फंक्शन में, एरे को एज एन आर्गुमेंट पास कराना है, तो मैं क्या करूंगा, एरे की डेटा टाइप बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ। मतलब यहाँ पे एरे पूरे का पूरा एरे डिफाइन नहीं कर सकता मैं। एक फंक्शन में एक फंक्शन बनाते हुए अगर एक फंक्शन में यूज करा कॉल बाय वैल्यू के तौर पे, तो वहां पर मैं पूरे के पूरे एरे को डिफाइन नहीं कर सकता। तो इसके लिए करते क्या है कि एरे का जो डेटा टाइप होता है एज एन एड्रेस, एज एन आर्ग्यूमेंट पास करवाते हैं उसको, एंड आइडेंटिफाई एन अपीयर ऑफ ब्रैकेट्स, और इस तरह से हम इसको एक ब्रैकेट के तौर पर उसको पास करवाते हैं ताकि क्या हो, ताकि उसको एड्रेस पता चल जाए और फिर वो एड्रेस पे डिफाइनिंग यहाँ पर हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं अपने एरे की, वो जगह पे जाके पहुंच जाए। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर प्रोग्राम। प्रोग्राम में क्या कहता है, प्रोग्राम में हमने सबसे पहले एरे की डिक्लेरेशन, एरे के साथ साथ फंक्शन की डिक्लेरेशन कराई है। एक फंक्शन लिया प्रिंट एरे एलिमेंट्स के नाम से, जिसकी डेटा टाइप क्या रखी, जिसकी रिटर्न टाइप वाइड रखी, कोई चीज़ रिटर्न नहीं करेगा ये। और उसमें जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर में हमने एक एरे की जो डेटा टाइप है वो डिफाइन करी है, एरे की डेटा टाइप डिक्लेयर करी है। एरे मस्ट बी डिक्लेयर्ड, एरे की डेटा टाइप डिक्लेयर करिए। एरे में आर्गुमेंट्स पास नहीं करवाए यहाँ पे, इसको सिर्फ एड्रेस बताया है कि एक एरे है जिसका नाम ARR ब्रैकेट्स है, ये एम्प्टी ब्रैकेट्स है, तो ये इसके एड्रेस को, मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर देगा। ARR जहाँ पर भी होगा वो वहाँ पर ये पॉइंटर पॉइंटर इस एरे के आर्गुमेंट्स को देखते हुए पहुंच जाएगा, मेमोरी की उस लोकेशन को पॉइंटर पहुंच चला जाएगा। अगेन मेन फंक्शन में आ जाएंगे, मेन फंक्शन में सबसे पहले डिक्लेरेशन आ जाएगी। तो एक एरे लिया एरे 1 के नाम से, ठीक है, एक एरे लिया एरे 1 के नाम से, एरे 1, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसमें एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है उसके 4 है। अच्छा, अब हमने क्या किया, अब यूजर से लेने के बजाय अगर मैंने डाटा को फिक्स्ड करना होता है, अगेन मैंने यूजर से लेने के बजाय डाटा को फिक्स करना होता है, तो हम क्या हम इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इंटीजर एरे 1 ब्रैकेट में एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं, इक्वल्स टू जो करली ब्रैकेट्स हैं उसमें हम डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 30, 85 माइनस 9, 4। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे एरे में प्री डिफाइंड उसको इनिशियलाइज करवा दिए। अब उसको लेने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ ये एलिमेंट्स लेते हुए उसको प्रिंट कराएगा। इसके बाद हमने फंक्शन कॉल किया प्रिंट एरे एलिमेंट्स एरे 1, फंक्शन कॉल किया प्रिंट एरे एलिमेंट्स एरे 1। ये फंक्शन जो भी होगा इस फंक्शन को डिक्लेरेशन को देखते हुए वहां पर उसकी फंक्शन की डेफिनेशन पे पहुंच जाएगा, कॉलिंग द फंक्शन व्हाइल पासिंग एरे 1। ठीक है जी, ये एरे 1 इज बेसिकली रेफरेंस वेरिएबल के तौर पर यूज किया गया था, जो कि डिक्लेरेशन में यूज हमने किया हुआ है। इसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन में आ जाए। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि वॉइड प्रिंट एरे एलिमेंट्स इंट ARR स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करना शुरू किया है। फंक्शन को डिफाइनिंग में हमारे पास देखें, सिर्फ डिफाइनिंग और डिक्लेरेशन में सिर्फ एक फ़र्क है कि जब डिक्लेयर करते हैं तो कॉलन सेमी कॉलन आता है, जब डिफाइन करते हैं तो सेमी कॉलन नहीं आता। नाम दोनों का सेम होना चाहिए। फंक्शन की कॉलिंग में हमने जो वेरिएबल इस्तेमाल किया वो
एरे वन का इस्तेमाल किया है। जो नाम था हमने सिर्फ नाम लिखा है फंक्शन की कॉलिंग में। जो उसके आर्ग्यूमेंट्स में जो हमने वेरिएबल इस्तेमाल किया है एरे वन, हमने सिर्फ वो यूज़ किया है। बाकी स्क्वायर, ठीक है जी, बाकी हमने इसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ नहीं किया है। फंक्शन की डेफिनेशन में आ जाते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन में हमारे पास फंक्शन का नाम आ गया, और फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स में क्या है, हमने एक फॉर लूप यूज़ किया। फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 0 एंड आई इज़ लेस देन 4। 4 क्यों यूज़ किया? 4 से ज़्यादा यूज़ करते तो 4 से ज़्यादा अगर यूज़ करते भी तो एरे पे तो कोई एलिमेंट्स होते ही नहीं, तो वो एलिमेंट्स को शो ही नहीं करवाता। ठीक है जी, अगेन आई प्लस प्लस। अब ये प्रोग्राम जो चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है, लेट्स मूव टुवर्ड्स हियर। सबसे पहले लूप स्टार्ट हुआ, आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू है। आई प्लस प्लस यानी 0 प्लस प्लस, आई की वैल्यू अपडेट हो गई, 0 से 1 हो गई है। अगेन सी आउट एंड एलिमेंट आई प्लस 1। अब 0 प्लस 1 करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एलिमेंट वन आउटपुट में क्या आ रहा है हमारे पास, एलिमेंट वन के नाम से एक वेरिएबल आ रहा है, एलिमेंट वन के नाम से। तो एलिमेंट वन क्या है मेरे पास, एलिमेंट वन जो एरे में डिफाइंड है वो क्या है, 30 है। तो यहाँ पर 30 आ गया। अगेन लूप चला, लूप चलने पे क्या हुआ हमारे पास, तो एलिमेंट वन की जो वैल्यू है जो हमारे पास पहले से प्री डिफाइंड है कि क्या है 30 है, तो यहाँ पर 30 आ गया हमारे पास। अगेन लूप चला, अगेन लूप जब चलेगा तो अगेन अब आई की वैल्यू क्या हो गई है, 0 से 1 हो चुकी है। आई की वैल्यू 0 से 1 अपडेट हो चुकी है। लास्ट टाइम 0 से 1 अपडेट हो गई थी यहाँ पे, तो आई की वैल्यू अपडेट हो गई है। कंडीशन चेक करें टेस्ट एक्सप्रेशन की 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 है, हाँ जी है, तो फिर 1 प्लस प्लस किया उसने। अब आई की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गई है, 2 हो गई है। एलिमेंट अब इसके बाद नंबर ऑफ स्टेटमेंट पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ स्टेटमेंट में आ जाएगा। नंबर ऑफ स्टेटमेंट में अगर देखा जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट में देखा जाए, तो अब सेकंड एलिमेंट टू क्या है हमारे पास, 85 है, यहाँ पर 85 प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट कंडीशन, सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगेन लूप चलेगा, जब अगेन लूप चलेगा तो फिर देखते हैं अब आई की वैल्यू 2 हुई है। ये लूप हमारे पास चलता जाएगा जब तक कि ये चार की चार वैल्यूज नहीं दिखा दे, जब तक कि ये आई इज लेस देन 4 कंप्लीट नहीं हो जाता। आई इज लेस देन 4 जैसे ही कंप्लीट होगा, ये हमारे पास लूप की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। लूप की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद ये लूप से बाहर जाएगा, और लूप से बाहर आने के बाद यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा। Now class, we are moving towards our lab task. What are the lab tasks? Write a program that takes 10 values as input by the user to an array called ARR large brackets. ठीक है, यूजर से 10 values लेनी है as an input. ठीक है, the program then displays the index and content of each element stored in the array. तो ये सेम प्रोग्राम है, यानी पहला प्रोग्राम जैसे हमने किया था ये वाला, बिल्कुल सेम प्रोग्राम है, और इसी तरह से ही करना है आपने। अब यहाँ पर ये चीज़ रिपीट हो सकती है कि इंडेक्स भी दिखा दे और कंटेंट भी दिखा दे। तो बेसिकली पहला टास्क जो है उसका ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं या उसका स्टेटमेंट कह सकते हैं। पहला टास्क प्रैक्टिस 1 का स्टेटमेंट कह सकते हैं या ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। Now the second task, write a C++ program that asks user to provide 5 characters and store them in an array. एक आपने C++ प्रोग्राम लिखना है जो कि क्या करे, 5 कैरेक्टर्स ले, 5 कैरेक्टर्स ले, तो डेटा टाइप क्या है हमारे पास की कैरेक्टर है, और उसको एरे में स्टोर करा है। पास द एरे टू अ फंक्शन कॉल्ड काउंट वॉवल्स। अब आपने वॉवल्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। पास द एरे टू फंक्शन कॉल्ड count vowels that finds and returns the number of vowels present in an array. तो consider both capital and small letter characters. अब यहाँ पर सेम प्रोग्राम है, सेम लाइक अब पहले प्रोग्राम के, पहले प्रोग्राम में हमने डेटा टाइप इंटीजर ली थी, यहाँ पर जो डेटा टाइप ले रहे हैं हम क्या ले रहे हैं, वॉवल्स ले रहे हैं, करेक्टर्स ले रहे हैं डेटा टाइप। तो अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर भी दिखा देगा, और हर इंडेक्स के रिस्पेक्टिव जो वॉवल जनरेट होकर आ रहा है वो भी दिखा देगा। Write a C++ program that takes age of 10 people as input and displays the minimum, maximum and average age using arrays. तो आपने यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो आपने मिनिमम एज बतानी है, मैक्सिमम एज बतानी है और एवरेज एज बतानी है, और 10 वैल्यूज आपने लेनी है, यानी 10 पीपल्स की एज लेनी है, एज ऑफ 10 पीपल लेने, तो उसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे आपके पास, 10 होंगे जो आप यूजर से लेंगे, और फिर उनको आपने सॉर्ट आउट करना है कि कम से कम नंबर कौन सा होगा,
ज़्यादा से ज़्यादा यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, और एवरेज निकालना है, एवरेज एज क्या है। तो मिनिमम नंबर यानी जो आपके पास एरे जनरेट हुआ है, उस एरे में से आपने सबसे छोटा नंबर निकाल के दिखाना है, सबसे छोटा नंबर बताना है, और उसको बताना है कि वो मिनिमम एज होगी। और फिर उसके बाद मैक्सिमम मैक्सिमम एज बतानी है, तो उसका मतलब जो आपने डाटा दिया है 10 पीपल्स का, 10 नंबर जो आपने दिए हैं, उसमें से मैक्सिमम नंबर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो बताना है। और फिर आपने सेकंड थर्ड स्टेप में आपने क्या कर देना है, एवरेज एज जो उन तमाम नंबर्स की होगी, उन तमाम नंबर्स का, उन तमाम एलिमेंट्स के डाटा का आपने क्या कर लेना है, एवरेज निकाल लेना है, और बता देना है कि एवरेज एज जो है वो कितनी है। फोर टर्म्स में क्या करा है कि टेक 15 इंटीजर्स एज इनपुट इन एन एरे। आपने एक एरे में 15 इंटीजर्स लेने हैं, ठीक है। सॉर्ट द एरे इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम। आपने एरेज को या तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, और सॉर्टेड एरे को आपने दिखा देना है। किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम को आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपने ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टेक 15 इंटीजर्स एज इनपुट इन एन एरे। अब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 15 है। Take an integer from the user and search that the value in the array, and search that value in the array. आपने यूज़र से कोई भी इनपुट लेना है, ठीक है। प्रोग्राम आपका ऐसा होना चाहिए कि आपने यूज़र से कोई भी इनपुट लेना है, और उसको एरे की किस लोकेशन पे जाकर स्टोर हुआ है वो डाटा, वो लोकेशन फाइंड आउट करनी है। इफ द वैल्यू इज फाइंड इन द एरे, ठीक है, वो लोकेशन अगर आपको मिल गई है, डिस्प्ले द लोकेशन इंडेक्स ऑफ दैट वैल्यू। तो आपने उस लोकेशन को, लोकेशन का नंबर बता देना है कि ये जो एरे है, ये आई एक फर्स्ट कर लें, वो जो इंडेक्स लोकेशन है उसके लिए वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं वो आई यूज़ कर रहे हैं, तो आई की किस वैल्यू पे वो जाके डाटा स्टोर हुआ वो आपने बताना है। इफ द वैल्यू नॉट फाउंड, डिस्प्ले मैसेज दैट द वैल्यू वाज नॉट फाउंड। क्योंकि 15 इंटीजर्स आपने लिए थे, अगर 15 में से किसी भी लोकेशन पे वो डाटा नहीं मौजूद है, तो आप ये बता देंगे कि आपके पास वो वैल्यू नहीं मिली है। सो आई होप आपको लैब समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई कहीं क्यूरी होगी तो इंशाल्लाह हम इसको अपने क्यूरी सेशन में इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।